ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ओन करती है, मैनेज करती है, कंट्रोल करती है, वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। एक भाई किसी का वो देख रहा था, वीडियो देख रहा था, उसने बोला कि भाई टीसीएस एक कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसको ना पासपोर्ट का वो दिया गया था वेरिफिकेशन का, उसने 15 मिनट में सारे के सारे जितने भी चेकलिस्ट थी सारी की सारी क्या कर दी? क्लियर कर दी। प्रॉफिट नहीं आया, लास्ट ईयर का प्रॉफिट आया था, इस साल क्या हो गया? सेल अपनी उतनी अच्छी नहीं हुई, तो उस केस में ये अपना रेवेन्यू क्या कर सकते हैं? खुद अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, मतलब इनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है। कंपनी है भाई, नाम में ही पता तुम्हें समझ में आ जा रहा है, कंपनी है तो यहां पे इसकी क्या होगी? सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, तो बस वही चीज मेंशन कर रहा है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयंक सिंह एंड आप देख रहे हो कॉमर्स एंड फन, जहां पे टीचर आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाता है। आज भाई साहब जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है? पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्राइज। इस चैप्टर में हम कुछ पब्लिक सेक्टर की चीजें डिस्कस करेंगे। पब्लिक सेक्टर की चीजें क्या होता है भाई साहब? जो गवर्नमेंट ओन करती है, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर की कुछ फॉर्म्स। अब आपके दिमाग में आएगा सर आपने प्राइवेट सेक्टर की तो लगभग सारी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दिया। बिल्कुल भाई, बताया है मैंने। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी में भी 3 टाइप की कंपनी, पब्लिक, प्राइवेट एंड 1 पर्सन कंपनी। हमने सबके बारे में डिस्कशन कर लिया, लेकिन भाई साहब एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रह गई जिसे एमएनसी बोलते हैं, मल्टीनेशनल मल्टीनेशन कंपनी, जो एक से ज्यादा देशों में क्या करती है? ऑपरेट करती है। तो इसके बारे में क्या करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे, एंड साथ में ये 3 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो कि गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, इन पे हम डिस्कशन करेंगे। तो भाई उस पे जाने से पहले सबसे पहली चीज भाई साहब, व्हाट इज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज? इससे पहले वाले चैप्टर में भी मैंने बताया था भाई साहब, जो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ओन करती है, मैनेज करती है, कंट्रोल करती है, वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। अब पब्लिक सेक्टर है बोले तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का एक ही काम होता है भाई साहब, सोशल वेलफेयर। कभी पैसा कमाना गवर्नमेंट का काम नहीं होता, वो अलग बात है, नेताओं का काम पैसा कमाना होता है, लेकिन गवर्नमेंट का काम पैसा कमाना नहीं होता, ठीक है। तो यहां पे क्या है? गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है भाई साहब? सोशल वेलफेयर होता है। इसी का उल्टा प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज क्या होती है? जो ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय क्या होती है? या तो किसी प्राइवेट बंदे के, प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा होती है, या फिर क्या होती है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स द्वारा होती है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का मतलब कंपनी हो गया, यहाँ पे कई सारे लोग, पार्टनरशिप हो गया, कई सारे लोग मिलकर इसे मैनेज करते हैं। तो वो कहानी किसमें आ जाती है भाई साहब? प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर आ चुका है भाई साहब, गवर्नमेंट ने बहुत कर लिया सोशल वेलफेयर, इधर अपने को क्या कमाना है? पैसा कमाना है, ठीक है। तो एक एक करके हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे, इन 3 और ये एक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कहानी स्टार्ट करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होते हैं? हमारी जितना भी हम बिजनेस करते हैं ना, जो भी गवर्नमेंट चीजें रन करती है, उनमें सबसे पुरानी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पब्लिक सेक्टर के अंडर आती है। इसका तुमने एग्जांपल देखा होगा भाई साहब, रेलवे। रेलवे हमेशा सुर्खियों में रहती है, आपने देखा होगा आज रेलवे पटरी से उतर गई, इतने लोगों की मौत हो गई, मतलब जोक सपाट, लेकिन चीजों को थोड़ा सा एफिशिएंट बनाना चाहिए। देन उसके बाद आता है पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ठीक है, आपने देखा होगा ना, पोस्ट ऑफिस से जो भी चीजें आती हैं वो इसके थ्रू आती हैं। देन उसके बाद आता है डिफेंस। डिफेंस में जो आर्मी वार्मी रहती है, वो पूरा पोर्शन क्या होता है? इसी के अंडर रन होता है। जहां पे भी देखो, ध्यान से समझ लेना, जहां पे भी सरकार को कंट्रोल करना होता है, चीजों को मैनेज करना होता है और सीक्रेसी बनानी होती है, भरोसा चाहिए होता है, वहां पे सरकार इन चीजों को अपने हाथ में रखती है, ठीक है। तो इनकी बात करी जाए तो क्या होते हैं भाई साहब? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जिसकी हमने बात करी ली थी। अभी आपको बताया था कि ये सबसे पुरानी क्या होती हैं? फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर। दे आर द डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्रीज। ये जितनी भी सरकार में मिनिस्ट्री चलती है ना, उन मिनिस्ट्रीज के अलग अलग क्या होते हैं? डिपार्टमेंट होते हैं, वो अपने लेवल पे काम करते हैं। लाइक रेलवे के लिए अलग मिनिस्ट्री होती है, पोस्टल एंड टेलीग्राफ के लिए अलग मिनिस्ट्री होती है, डिफेंस मिनिस्ट्री आपने सुना ही होगा, राजनाथ सिंह उसके क्या है? मिनिस्टर हैं, ठीक है। दीज एंटरप्राइजेस डू नॉट हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। भाई साहब ये इनकी खुद की अलग पहचान नहीं होती, ये गवर्नमेंट के अंदर ही आते हैं, ठीक है। इनकी खुद की अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? नहीं होती। इनको क्या करना होता है? जो भी जवाबदेही देनी होती है वो किसको देनी होती है भाई साहब? गवर्नमेंट को देनी होती है। तो वही कह रहा है कि ये क्या करते हैं? फंक्शन किसके थ्रू करते हैं? गवर्नमेंट के थ्रू करते हैं। इंडिविजुअली अपने लेवल पे कोई भी डिसीजंस नहीं लेते हैं, ठीक है। ये और गवर्नमेंट अलग नहीं है। आप कह दो कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो बिल्कुल नहीं है भाई साहब, ये गवर्नमेंट का क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। आगे देखो, इनके फीचर्स की बात करी जाए तो फीचर्स की क्या कहानी है, अब मैं फिर से बता दूं। देखो, जितनी भी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे उनके फीचर्स, मेरिट, डिमेरिट, टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। हमारा बैच 2.0 लॉन्च हो चुका है, जिसमें हम लोग रोज आके आपको लाइव पढ़ाने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट। इसमें 9 से लेकर 12 तक सारे बैचेस आपको हमारे ऐप पे मिलेंगे। साइंस के साथ साथ कॉमर्स, एनडीए और सीयूईटी के भी बैचेस अवेलेबल हैं। तो फिर देर किस बात की? डिस्क्रिप्शन में दिए गए और फर्स्ट पिन कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक करो और बनो साइंस एंड फन के पेड बैच का हिस्सा। याद रहे, जो डिस्काउंट है सारे पेड बैचेस में, वो लिमिटेड टाइम के लिए ही वैलिड है।
अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखना, सबसे पहला फीचर क्या होता है कि भाई साहब इनको पैसा जो मिलता है वो सारा का सारा गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है। जो भी रेलवे वेलवे चलती है ना, डिफेंस डिफेंस में सारी चीजें होती हैं, उन सबको फंड जो करती है वो कौन करती है? गवर्नमेंट। प्लस ये ऑर्गेनाइजेशन जितना भी पैसा कमाते हैं, ये सारा का सारा पैसा वापस किसके पास चला जाता है? गवर्नमेंट के। तो वही कह रहा है कि एंड द रेवेन्यू अर्न्ड आर डिपॉजिट इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी, गवर्नमेंट के अकाउंट में, गवर्नमेंट के खजानों में क्या हो जाता है? डिपॉजिट हो जाता है। दूसरा फीचर क्या कहता है? एम्प्लॉय ऑफ दीज एंटरप्राइज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है, इनके जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको क्या बोला जाता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बोला जाता है। प्लस इन डिपार्टमेंट्स के जो भी हेड होते हैं वो कौन होते हैं? आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो ये जितने भी एम्प्लॉय होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं? इन्हीं आईएएस ऑफिसर्स को क्या करते हैं? ये रिपोर्ट करते हैं, बताते हैं कि भाई साहब ये रिपोर्ट, ये काम ऐसे हुआ है, ये काम ऐसे हुआ है, ठीक है। मतलब कह सकते हो हेड ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स आर आईएएस ऑफिसर। सिंपल सी कहानी है। देन उसके बाद क्या है? दे आर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री के सीधा अंडर कंट्रोल रहते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री पे ही मिनिस्ट्री ही इनको क्या करती है? कंट्रोल करती है। देन उसके बाद ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग ऑफ दीज एंटरप्राइजेस, ठीक है, इनकी ऑडिटिंग और अकाउंटिंग टाइम टू टाइम पे क्या होती रहती है? होती रहती है। ये गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस रहती हैं, क्योंकि भाई साहब पब्लिक को वो देना पड़ेगा ना, पार्लियामेंट में इनको बताना पड़ता है, नहीं तो सामने से राहुल गांधी शुरू हो जाएगा, हाय 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 मोदी सरकार, हाय हाय मोदी ने देश को बेच दिया है, EC इज इक्वल टू MC स्क्वायर कुछ चल रहा है ना आजकल, EC इज इक्वल टू MC स्क्वायर का कुछ नारा दिया है, ठीक है। अब इसका मैं मतलब नहीं बताऊंगा, तुम लोग खुद से अपना समझ लेना। बेशक ये साइंस की इक्वेशन है, लेकिन मैं तुम्हें कॉमर्स की क्लास में समझा रहा हूं, EC इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है? इनको ना हर चीज का रिकॉर्ड क्या करना पड़ता है? पार्लियामेंट में पेश करना पड़ता है कि भाई सब इतना प्रॉफिट हुआ, इस साल इतना नुकसान हुआ, ये सारी चीजें इन्हें बतानी पड़ती है। देन उसके बाद बात करी जाए, द मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज आर अंडर मिनिस्ट्री, इन जितनी भी एंटरप्राइजेस हैं इनकी जो मैनेजमेंट है वो कौन करती है? मिनिस्ट्री करती है। थस दे आर अकाउंटेबल टू मिनिस्ट्री, इनकी जवाबदेही बनती है। अगर रेलवे पलटी तो रेलवे के एम्प्लॉयज को बताना पड़ता है, अश्विनी वैष्णव जी को, कि भाई साहब क्यों रेलवे पलटी, क्या रीजंस थे, क्या चूक हो गई हमसे, ठीक है। देन उसके बाद सबसे लास्ट क्या आता है? दे आर नॉट इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, भाई साहब ये इंडिपेंडेंट नहीं, अपने मर्जी से खुल के अपने डिसीजंस नहीं ले सकते। दे आर अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली, ये गवर्नमेंट के एक छोटे से क्या है? पार्ट है। सिंपल सी कहानी है। आई कहानी समझ में? तो एक बार फिर से समझा दो भाई साहब, इनको जो फंडिंग मिलती है कहां से मिलती है? गवर्नमेंट के थ्रू मिलती है, और जो भी ये पैसा कमाते हैं गवर्नमेंट के पास जाता है। दूसरा, इनके जो हेड होते हैं वो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, इनके एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोला जाता है, और ये क्या करते हैं? आईएएस ऑफिसर को रिपोर्ट करते हैं। देन उसके बाद आईएएस ऑफिसर जाके क्या करता है? मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है। इनमें अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग करना कंपलसरी होता है। इनका जो मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है? डायरेक्ट कंट्रोल में होता है, किसके? गवर्नमेंट के। देन सबसे लास्ट में क्या है? ये नॉट इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई साहब। फीचर्स खत्म हो गए, फीचर्स खत्म हो गए तो फिर फायदे आ जाएंगे। आओ देखो भाई क्या फायदे हैं, ठीक है। क्या फायदे हैं भाई? सबसे पहला फायदा, ऑपरेशन ऑफ दीज एंटरप्राइजेस आर इजिली एंड एफिशिएंटली कंट्रोल बाय पार्लियामेंट। भाई साहब गवर्नमेंट का खेल चल रहा है, गवर्नमेंट कहां से चलती है? पार्लियामेंट से। तो पार्लियामेंट इनके ऑपरेशंस को इजीली क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है। दूसरी चीज क्या कहता है? दीज एंटरप्राइजेस आर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, ये सीधा पार्लियामेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं। अभी बात करी ना, अगर मान लो ऐसी मिनिस्ट्री कुछ गलत काम कर देती है, ठीक है, कुछ भी गड़बड़ कर देती है, लाइक अभी आजकल हो रहा है ना SSC का, आपने देखा होगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, कि रिफॉर्म्स चाहिए, ठीक है, मारापीटी चल रही है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इनकी जो कहानी होती है, ठीक है, इनको क्या करता है? पार्लियामेंट पूछता है, फिर पार्लियामेंट में सारे MP पहुंच जाते हैं, काम नहीं करने देते, हाय हाय मोदी सरकार, हाय हाय चल रहा होता है ना वो सब, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है? ये सीधा अकाउंटेबल होते हैं किसके लिए? पार्लियामेंट के लिए। तो ये कह रहा है डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट लीडिंग टू डिस्कशन ऑफ परफॉर्मेंस इन द पार्लियामेंट, दिस इंश्योर्ड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अब इससे लगता है कि भाई साहब पब्लिक को भरोसा रहता है ना कि भाई हमारे बिहाफ पे कम से कम विपक्ष जो ऑपोजिशन है वो क्या कर रहा है? इनसे सवाल पूछ रहा है। देन उसके बाद आता है revenue from these enterprises increase government income as a revenue earned by department undertaking are deposited in the government। अभी मैंने बताया था कि इनसे जो भी पैसा आता है वो सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाता है, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या होने लग जाता है? बढ़ने लग जाता है, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ने लग जाती है। देन उसके बाद एज फार एज नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न, मैंने बताया था ना सेंसिटिव चीजें यहां पे रहती हैं, जो भी पुलिस आती है वो सारी की सारी किसमें आती है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में। तो जब भी नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न आता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर द बेस्ट एज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन केप्ट बी कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट बना रहता है, ठीक है। लास्ट क्या है? दे कैन इजीली फॉर्म्ड एज रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, ठीक है, इनको आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ना, तो इनको इनका रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है, वैसे ही क्या हो जाते हैं? स्टार्ट हो जाते हैं। तो मतलब इनको बनाना क्या है? इजी है। तो अब एक बारी मैं अगर कंक्लूड करना चाहूं तो सबसे पहला,
इफेक्टिव कंट्रोल बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इजीली इनको कंट्रोल करता है, प्लस यहाँ पे पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है, गवर्नमेंट की इनकम क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है, और सबसे लास्ट क्या है यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल है, और सॉरी सेकंड लास्ट कॉन्फिडेंशियल है, इंफॉर्मेशन सीक्रेट बनी रहते हैं, और सबसे लास्ट में क्या है, इजीली फॉर्म, बनाना मुश्किल नहीं होता, इनका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता। आगे मूव करते हैं भाई साहब, हर चीजों के सिर्फ फायदे ही थोड़ी गिनोगे आप, नुकसान भी तो गिनोगे। तो नुकसान क्या है भाई साहब, डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्या है डीमेरिट भाई, सबसे पहला देयर इज अ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, इन दीज डिपार्टमेंट्स एज मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल इंटरफेयर इन डे टू डे एक्टिविटीज। ठीक है, तो अगर मैंने बोला है, ठीक है, किसी मिनिस्टर ने बोला है कि भाई साहब ये काम करना है, मोदी जी ने बोल दिया ये काम करना है, तो आपको वो काम करना ही पड़ेगा। आपका मन कर रहा है बेशक इसको नए तरीके से करने का, आप नहीं कर सकते, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी नहीं। मोदी जी उधर से आपका ट्रांसफर करवा देंगे, निकालो इसको जॉब से, ठीक है, निकालो इसको जॉब से, वो वाला कहानी चलेगी। तुमने देखा होगा ना, सारे पुलिस वालों के ट्रांसफर होते रहते हैं, बस वही तो रह जाता है। अगर वो अपनी तरफ से थोड़ा सा सोच ले सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसफर हो जाएगा या उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इसी चीज को क्या बोला जाता है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरी चीज क्या है, डिसीजन मेकिंग इन दीज एंटरप्राइजेस इज स्लो। ठीक है, कैसे स्लो है, एक एग्जांपल बताता हूं। मैंने एक मूवी देखी थी, अभी जल्दी ही देखी थी, ठीक है। उस मूवी में क्या हुआ कि उसने बोला कि भाई गवर्नमेंट अकाउंट से उसने लोगों को किडनैप कर रखा था और बोला था कि गवर्नमेंट अकाउंट से मुझे 10,000 रुपए चाहिए। हमने कहा ठीक है भाई 10,000 रुपए हो जाएंगे। अब क्या हुआ, पहले फाइनेंस मिनिस्टर को फोन करा गया, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला भाई पहले होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ेगा, होम मिनिस्ट्री ने बोला कि क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ये वो करते करते 1 घंटे में 10,000 रुपए उस अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हो पाए गवर्नमेंट के। पुलिस वाले ने बोला मैं कर देता हूं, कहा नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट अकाउंट से ये पैसा आना चाहिए। तो जब 10,000 रुपए अप्रूव नहीं कर पा रहे भाई साहब, डिसीजन कैसे लेंगे ये लोग, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिले चलता है। अगर मुझे कुछ एक छोटा सा भी डिसीजन लेना है ना, उसके लिए 1 रुपए का भी डिसीजन लेना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, ऊपर तक पूछना पड़ता है, मिनिस्ट्री तक। तो वही कह रहा है, एज हेड्स आर नॉट अलाउड टू टेक डिसीजन विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के भाई साहब हेड्स इसके जो भी आईएएस ऑफिसर्स हैं डिसीजन ले ही नहीं सकते। कह रहा है देयर इज अ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन दीज एंटरप्राइजेस। भाई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा रहता है, नहीं तो आगे कहेंगे तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो, तुम वो करो। देन इसके बाद दे डू नॉट प्रोवाइड एनी इंसेंटिव और मोटिवेशन टू एम्प्लॉइज एज प्रॉफिट आर डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट ट्रेजरीज। ठीक है, अगर उसका प्रॉफिट क्या करा जाए, एम्प्लॉइज में डिवाइड कर दिया जाए, या एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए थोड़े थोड़े से इंक्रीमेंट दे दिए जाए, तो भाई साहब एम्प्लॉय एकदम जोश में काम करेगा, भाई साहब आगे बढ़ाना है इसको, ये करना है वो करना है, ठीक है, पूरा जोश दिखाएगा। लेकिन सारा का सारा पैसा उठा के गवर्नमेंट ले जाती है, क्या फायदा इनको, ठीक है। वही कह रहा है ऑल्सो एम्प्लॉयज आर प्रमोटेड बेस्ड ऑन सीनियरिटी एंड डू नॉट परफॉर्मेंस। आप कितना भी अच्छा परफॉर्म करो, आपको क्या होगा, प्रमोशन नहीं मिलेगा। जो जितना सीनियर होगा उसको उतनी प्रमोशन मिलती जाएंगी, ये कहानी है। देन उसके बाद रेड टेपिज्म या ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, इज प्रेजेंट इन डिपार्टमेंट्स अंडरटेकिंग। देयर इज अ लॉट ऑफ पेपर वर्क एंड विच एंड फॉर्मेलिटीज विच लीड्स टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब क्या है भाई साहब, एक वो मैंने मीम देखा था कि एक एम्प्लॉय है, वो जाता है पहुंचता है एसबीआई के ऑफिस में, और उसको पकड़ के उठा के वो क्या करते हैं, एक काउंटर पे फेंक रहे होते हैं, फिर दूसरे काउंटर पे फेंक रहे होते हैं, फिर तीसरे काउंटर पे फेंक रहे होते हैं, तब तक लंच हो जाता है। आपने देखा होगा ना, कभी गवर्नमेंट बैंक में जाओ या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाओ, भाई साहब वहां पे पंखा भी ऐसा चल रहा होता है, ऐसा लगता है कि वो खुद को ही हवा दे रहा है, दूसरे लोगों को हवा नहीं दे रहा है, चलता रहेगा मरे मरे से। तो इसी चीज को क्या बोला जाता है, रेड टेपिज्म या ब्यूरोक्रेसी, क्या डिले इन डिसीजन मेकिंग बोला जाता है। भाई साहब एक काम करना है, जैसे एक मैं किसी का वो देख रहा था, वीडियो देख रहा था, उसने बोला कि भाई टीसीएस एक कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसको ना पासपोर्ट का वो दिया गया था वेरिफिकेशन का, उसने 15 मिनट में सारे के सारे जितने भी चेकलिस्ट थी सारी की सारी क्या कर दी, क्लियर कर दी। लास्ट में एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है, उसको उस पर स्टैम्प मारनी होती है कि हाँ ये चीज अप्रूव हो गई है। वो गवर्नमेंट ऑफिशियल ने उसी चीज को करने के लिए 1.5 घंटा लगा दिया, बस एक स्टैम्प मारनी थी। लेकिन वही देख रहे हो ना फर्क। तो जितने भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं उनमें डिसीजन मेकिंग में बहुत डिले दिखता है भाई साहब, ब्यूरोक्रेसी। भाई साहब ये अपने आप को समझ लेते हैं मैं राजा हूं, राजा, ठीक है, मेरे अलावा तो कोई काम हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक बार इनको जॉब मिल जाती है भाई साहब, उसके बाद क्या ही बोलूं। लेकिन अब धीरे धीरे ये कल्चर खत्म हो रहा है। मोदी जी क्या करते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट दिला देते हैं, जो सही काम नहीं कर रहा तो भाई रिटायर हो जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। देन उसके बाद क्या आता है, दे लैक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल, अगर इनके पास पैसा है 1 रुपया खर्च करने के लिए भी इनको सरकार से पूछना पड़ता है, ड्यू टू द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू इनटू ट्रेजरीज। ठीक है, जितनी भी इनकी पेमेंट्स होती है, रेवेन्यूज होते हैं, जो भी होता है वो सरकार कंट्रोल करती है। हेंस दे कैन नॉट प्लान एनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। कोई बड़े बड़े लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स ये नहीं प्लान कर सकते। मान लो इन्होंने प्लान भी किया,
सरकार चेंज हो गई, वो आके कहेगी बंद करो भाई, बंद करो। होता है ना, कई सारी रोड वोड वो बना रही होती है, बहुत पैसा लगा के, दूसरी सरकार आती है कहती बंद कर दो, ठीक है। तो ये इसकी क्या बन जाती है, डीमेरिट्स बन जाती हैं। देन इसके बाद दूसरी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो आती है, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर होती है, पब्लिक सेक्टर के, उसे बोला जाता है स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन। अब स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन का सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपने देखा होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देन उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC है, ठीक है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते, इनको क्या करा जाता है, पार्लियामेंट से एक स्पेशल एक्ट बना के क्या करा जाता है, पास करा जाता है। तो वही चीज कह रहा है कि अ स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन इज फॉर्म्ड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से एक स्पेशल एक्ट पास करा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग इनको क्या करा जाता है, फॉर्म करा जाता है। पावर्स, functions, rules and regulations for the employee of statutory corporation are defined by this act। उसी एक्ट में मेंशन होगा कि भाई इनकी क्या पावर्स हैं, कहां तक ये डिसीजंस ले सकते हैं, इसके एम्प्लॉइज कैसे हायर होंगे, इसके एम्प्लॉइज को क्या पावर होगी, कैसे फायरिंग करी जाएगी, कैसे हायरिंग करी जाएगी, वो सारी चीजें क्या होती हैं, उसी एक्ट में मेंशन होती हैं। अ स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन इज द सेपरेट लीगल एंटिटी। पिछला वाला सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं था भाई साहब, वो गवर्नमेंट डिपेंडेंट था, लेकिन ये क्या है भाई साहब, सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो बढ़ते हैं आगे इसके फीचर्स की तरफ। चलो जी, देखो सबसे पहला फीचर क्या आता है कि ये क्या होता है, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से पास होता है, जो कि अभी हमने बात कर ली, उसमें इसके ऑब्जेक्टिव्स, पावर्स, लिमिटेशन, सारी चीजें क्या होती है, मेंशन होती है। दूसरी चीज क्या होती है, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन इनको बना दिया गया है, पार्लियामेंट से एक्ट दे दिया गया है, सेपरेट लीगल एंटिटी दी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हवा में उड़ने लग जाएंगे, अपने आप को बहुत समझ लेंगे, ना ना ना, अभी भी गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि इनके पर कुतरे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा होगा ना, RBI गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। तो वही चीज कह रहा है, थस द गवर्नमेंट एंजॉय द प्रॉफिट एंड बियर्स द लॉसेस ऑफ स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन। अब स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन का जो भी प्रॉफिट होता है, लास्ट में वो स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन को उठा के किसको देना होता है, गवर्नमेंट को देना होता है, या लॉस हो गया तो वो भी गवर्नमेंट क्या करती है, बियर करती है, ठीक है। इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। Thus it can sue और can be sued, ठीक है, इसके ऊपर भी केस हो सकता है, और ये भी किसी के ऊपर क्या कर सकती है, केस कर सकती है। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। कैन परचेज प्रॉपर्टीज इन इट्स नेम, ठीक है, ये खुद के नाम पे है, LIC खुद के नाम पे क्या कर सकती है, एसेट्स खरीद सकती है। देन उसके बाद बात करी जाए तो इट मैनेज फाइनेंसेस ऑन इट्स ओन, ठीक है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता था, बहुत ज्यादा भीख मांग के, सरकार मुझे पैसा दे दो, ठीक है। इनका ऐसा नहीं है भाई साहब, ये खुद अपना पैसा क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। और मान लो बाई चांस इनको पैसों की जरूरत पड़ गई, तो ये क्या करते हैं, सरकार से उधार ले लेते हैं, बाद में रीपे कर देते हैं। तो वही कह रहा है, बाय बोरोइंग फ्रॉम गवर्नमेंट और फ्रॉम द पब्लिक, या तो पब्लिक से ही शेयर वेयर इशू कर देते हैं, या क्या करते हैं, गवर्नमेंट से बोरोइंग कर देते हैं, ठीक है। इनको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इट हैज द अथॉरिटी टू यूज इट्स ओन रेवेन्यू इन केसेस ऑफ लो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब मान लो क्या हुआ, प्रॉफिट नहीं आया, ठीक है, या इस साल लास्ट ईयर का प्रॉफिट आया था, इस साल क्या हो गया, सेल अपनी उतनी अच्छी नहीं हुई, तो उस केस में ये अपना रेवेन्यू क्या कर सकते हैं, खुद अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। मतलब इनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है। उसके बाद अगला क्या कहता है, इट इज नॉट सब्जेक्टिव टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग कंट्रोल। सरकार इनके ऑडिटिंग और क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कंट्रोल्स नहीं कर सकती, ये अपने हिसाब से ऑडिट करते हैं, बट करना इनको भी पड़ता है, ऐसा नहीं है। एम्प्लॉइज ऑफ स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अब कोई बोल देना, कोई LIC में काम कर रहा है या RBI में काम कर रहा है और कह दे कि मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करता हूं, कान के नीचे उसके मारना। होता है ना शादीवादी में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बोल बोल के दहेज ले लेते हैं, SBI ऑल्सो, ठीक है, तो दहेज ज्यादा ले लेते हैं। ना ना, दहेज पहली बात गलत चीज है, ठीक है, गिफ्ट बोला जाता है इसे, वो सारी चीजें नहीं लेनी चाहिए। तो अगर कोई मांगे और कहे कि मैं भाई साहब SBI में काम करता हूं, उसको कान के नीचे बताओ कि भाई साहब ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं होता, यू आर वर्किंग इन अ स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, दे फॉलोज द टर्म ऑफ सर्विस प्रोवाइडर अंडर एक्ट, ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज एंटरप्राइजेज इज टू सर्व पब्लिक। फिर से कहानी, पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर की है, तो भाई साहब इनका काम ही क्या होगा, सोशल वेलफेयर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज दीज ऑर्गेनाइजेशंस। इनकी ऑर्गेनाइजेशन के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो कौन मैनेज करता है, गवर्नमेंट, सॉरी, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं इनको जो मैनेज करता है वो कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन नॉमिनेट करता है, भाई साहब गवर्नमेंट करती है। अब एक बात बताओ, जब इनके हेड को ही, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनके क्या होते हैं, हेड होते हैं, इनके हेड को ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट नॉमिनेट कर रहा है, तो क्या गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहेगा? कहने को यहां पे है कि भाई साहब ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन एट द एंड डिसीजन किसका रहता है, गवर्नमेंट का रहता है। ऑन पेपर आप कह सकते हो कि इनके पास फ्रीडम है, बट रियल लाइफ में फ्रीडम नहीं है। देन उसके बाद क्या कहता है, पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट इंटरफेरेंस इज नॉट प्रेजेंट इन दीज एंटरप्राइज। कहने की बात है भाई साहब, प्रेजेंट है, ठीक है, मैं खुद बोल रहा हूं। ऑन पेपर ये कहा जाता है कि भाई साहब नहीं प्रेजेंट है, लेकिन रियल लाइफ में देखोगे तो प्रेजेंट है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा ना, आरबीआई को कभी भी ऐसी तैसी कर रहे होते हैं। आरबीआई का जो गवर्नर है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो एक रघुराम राजन बढ़िया गवर्नर थे, उनको हटा दिया गया, नए गवर्नर ये अपने हिसाब से क्या करते हैं, गवर्नर्स बनाते हैं। देन उसके बाद बात करी जाए मेरिट्स की, बात करी जाए फायदे की, भाई क्या फायदे हैं, आओ देखो। सबसे पहला फायदा क्या है, दे आर एबल टू सेट देयर ओन पॉलिसीज, ये अपनी खुद की पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या रहेगा, पॉलिसी का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, ये खुद की अपनी पॉलिसीज बनाते हैं विदाउट गवर्नमेंट कंट्रोल एंड इंटरवेंशन, विच गिव्स देम अ फ्रीडम एंड ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, पिछले वाले में ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, यहां पे ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी अपने को मिल जाती है। दीज ऑर्गेनाइजेशंस फेस मिनिमल और नो इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, इसने भी मिनिमल वर्ड लिखा है, मतलब कुछ ना कुछ तो इंटरफेरेंस रहता ही है। वैसे कहते हैं कि गवर्नमेंट यहां पे इंटरफेरेंस नहीं करती है, अपने हिसाब से डिसीजंस ले रहे हैं ना, बट गलत है। ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट रिसीव फंडिंग फ्रॉम द सेंट्रल बजट, इनको सेंट्रल बजट से पैसा नहीं मिलता, तो अपने हिसाब से क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। आगे कह रहा है दे हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं, आओ देखते हैं। एज दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक, भाई गवर्नमेंट का भी पार्ट है, ठीक है, हैविंग पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज, ठीक है, हैव द इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज, प्राइवेट एंटरप्राइज की तरह ये वर्क करते हैं, और बनाया किसने है, गवर्नमेंट ने, मतलब दोनों का मिक्सचर है। तो इससे क्या होता है, ये थोड़ा सा बढ़िया परफॉर्म करते हैं एज कंपेयर टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, यहां पे काम थोड़ा सा क्या हो जाता है, जल्दी हो जाता है। आगे क्या कह रहा है, डिसीजन मेकिंग इज क्विक। अब बिकॉज यहां पे रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी नहीं देखने को मिलती, तो यहां पे डिसीजन जल्दी ले लिए जाते हैं। आगे इनको गवर्नमेंट से पूछना नहीं पड़ता। एम्प्लॉइज ऑफ दीज एंटरप्राइजेस आर एफिशिएंट, ठीक है, इन्हें पता है ना भाई साहब, बढ़िया सैलरी मिल रही है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, और इन्हें पता है कि अगर सही से काम नहीं किया जॉब से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं इसके फायदे। अब फायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी है। क्या नुकसान है भाई, सबसे पहला, इन रियलिटी दीज ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट एंजॉय मच फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने बताया था ना, गवर्नमेंट कंट्रोल यहां पे भी रहता है भाई साहब, बेशक गवर्नमेंट बोलते हैं कि भैया फ्री हो तुम लोग, अपनी मर्जी से काम करो, लेकिन गवर्नमेंट इनके जो टॉप मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं, टॉप मैनेजमेंट में कौन आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, उनको खुद ही क्या करती है, हायर करती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनको इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस में फंसा देती है कि ये अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं एंजॉय कर पाते। तो यही कह रहा है, एज देयर आर मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर टू बी फॉलोड, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द डिसीजन मेकिंग वेयर ह्यूज फंड्स आर इन्वॉल्व, जहां पे बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, वहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरफेरेंस करती है। कहने की बात है भाई साहब कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करती, भाई दबा के कर रही है इंटरफेरेंस। करप्शन, करप्शन तो ऐसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में भी था, बट यहां पे भी आता है। इज प्रेजेंट इन सिचुएशन वेयर ऑफिशियल्स हैव टू डील विद द पब्लिक, जहां पे पब्लिक से इनको डील करनी होती है, भाई साहब पैसा ले लेते हैं, कहेंगे तुम्हारा काम करने के लिए इतने रुपए लगेंगे, दे दो, ठीक है, वो वाला हिसाब चलता है। और सबसे लास्ट क्या है, देयर इज अ लैक ऑफ इनिशिएटिव इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस। क्यों इनिशिएटिव की कमी रहती है भाई, एज कंपटीशन इज नॉट प्रेजेंट, ये जहां पे भी काम करते हैं वहां पे कंपटीशन है ही नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल रेलवे में काम कर रहे हैं, रेलवे में कंपटीशन है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, कंपटीशन होता नहीं है, तो इसके एम्प्लॉय एकदम मस्त चिल होकर काम कर रहे हैं, भाई आना तो हमारे पास ही है ना इनको। एंड अच्छा सॉरी मैंने गलत बोल दिया, आरबीआई की बात कर दीजिए, ठीक है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मैंने एग्जांपल ले लिया, वहां पे भी लैक ऑफ क्या रहता है, कंपटीशन रहता है, लैक ऑफ इनिशिएटिव रहता है। यहां पे जैसे आरबीआई की बात कर लो, कोई और दूसरा सेंट्रल बैंक है क्या, तो ये एकदम चिल होके काम करते हैं। एंड एम्प्लॉइज डू नॉट पुट देयर एफर्ट्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट इंक्रीज करने में इनका कोई एफर्ट नहीं होता। आई कहानी समझ में। तो यहां तक अभी तक हमने दो फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर सॉरी पब्लिक सेक्टर देख लिए। पहला कौन सा था, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकंड है स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन। इसके आगे हम मूव करेंगे। तो हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग खत्म कर लिया भाई साहब, स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन खत्म कर लिया। अगला टॉपिक जो है हमारा गवर्नमेंट कंपनी है। अब आपके दिमाग में आएगा गवर्नमेंट कंपनी, अरे भाई गवर्नमेंट कंपनी के कई सारे नाम सुने होंगे तुमने, भेल का नाम सुना होगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है, स्टेल सेल का नाम सुना होगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का तो नाम काफी ज्यादा आता है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन एसटीसी, और मारुति उद्योग लिमिटेड, ठीक है, ये जो कंपनीज है ये क्या है, गवर्नमेंट कंपनीज है। क्यों इन्हें गवर्नमेंट कंपनी बोला जाता है, क्योंकि देखो टोटल आपको पता है 100% शेयर्स होते हैं, कंपनी की कहानी हमने पढ़ रखी है, उसमें से 51% से ज्यादा या 51% भी शेयर जब गवर्नमेंट होल्ड करती है तो उसे क्या बोला जाता है, गवर्नमेंट कंपनी बोला जाता है। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 अ गवर्नमेंट कंपनी इज एनी कंपनी, कोई भी कंपनी हो सकती है भाई साहब, इन विच, अच्छा ये नहीं है कि जो कंपनीज भारत सरकार ने बनाई है वही गवर्नमेंट कंपनी होगी, कोई भी कंपनी हो सकती है, बस कंडीशन एक ही है भाई साहब कि इसमें 51% जो भी पेड अप कैपिटल होगी वो सरकार पे करेगी और 51% शेयर्स अपने पास होल्ड करेगी, और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अप्लाई नहीं करता भाई साहब, ये स्टेट गवर्नमेंट की भी कहानी हो सकती है, ठीक है, पार्शली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्शली बाय द वन मोर स्टेट। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मिलके खरीद लें, ठीक है, कुछ स्टेट, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल देता हूं
कि सेंट्रल गवर्नमेंट और क्या कहता है यूपी गवर्नमेंट मिलकर किसी कंपनी के 51% शेयर्स खरीद ले, तो उसको भी क्या बोला जाएगा, अगेन गवर्नमेंट कंपनी बोला जाएगा। हाउएवर इफ द शेयर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी फॉल्स बिलो 51% से कम हो जाता है, देन द कंपनी कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ गवर्नमेंट कंपनी अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन ऑफ द एक्ट के अकॉर्डिंग उसे गवर्नमेंट कंपनी नहीं बोला जाएगा। अब ध्यान से देखना भाई साहब, गवर्नमेंट कंपनी की कहानी क्या है, फीचर्स क्या है भाई, इसमें क्या फीचर्स हैं भाई, आओ एक बार फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, इट इज फॉर्म्ड बाय इंडियन कंपनीज एक्ट। अच्छा, बेशक गवर्नमेंट कंपनी है लेकिन इसको कोई भी पर्क्स नहीं मिल रहे, कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है। ये अगेन किससे बन रही है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 से। कंपनी में भी हमने पढ़ा था ना कि जितनी भी कंपनीज है वो क्या करती हैं, कंपनीज एक्ट 2013 से बनती है। सेम यहां पे भी वही कहानी होती है। ठीक है, अगला, कंपनी है भाई, नाम में ही पता तुम्हें समझ में आ जा रहा है, कंपनी है तो यहाँ पे इसकी क्या होगी, सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। तो बस वही चीज मेंशन कर रहा है कि इट कैन बी सू एंड कैन बी सूड बाय अदर्स। ये किसी और पे भी केस कर सकती है और इसके ऊपर भी केस हो सकता है। आगे क्या कह रहा है, इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसकी बात हमने डिस्कस कर ही ली थी। दैट इज इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो बाय प्रॉपर्टीज ऑन इट्स नेम। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है, जब ये सेपरेट लीगल एंटिटी है तो भाई साहब ये खुद क्या कर सकती है, खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो ये अपने नाम पे क्या कर सकती है, प्रॉपर्टी ले सकती है, प्लस अपने नाम पे लोन भी ले सकती है और किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है। तो वही चीज यहां पे क्या कर रखी है, मेंशन कर रखी है। आगे क्या कहता है, द प्रोविजन ऑफ द एक्ट रेगुलेट्स द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अब इसमें हमने वही सेम पढ़ा था ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसी के अकॉर्डिंग यहां पे कंपनी का क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी कंटेन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी, जिसकी बात मैंने अभी बता दी है। ठीक है, सेम फॉलो कर रहा है भाई साहब, कंपनी से हट के कोई भी रूल्स नहीं फॉलो कर रहा, सारे रूल्स क्या हो रहे हैं, कंपनी के हो रहे हैं। Employees are appointed in the company according to the rules and regulations mentioned in the documents. Memorandum of Association और Article of Association में जो चीजें मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ के एम्प्लॉइज क्या होंगे, हायर होंगे। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, द फंड ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम गवर्नमेंट एंड प्राइवेट शेयर होल्डर्स। मतलब गवर्नमेंट से भी शेयर्स आ सकते हैं और जो प्राइवेट लोग हैं उनसे भी क्या हो सकते हैं, इसके शेयर्स क्या करे जा सकते हैं, खरीदे और बेचे जा सकते हैं। कैन ऑल्सो राइज कैपिटल बाई इशूइंग सिक्योरिटीज इन कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में जाके भी अपने शेयर्स बेच के क्या कर सकते हैं, पैसा क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है लास्ट, इट इज फ्री फ्रॉम अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, अब गवर्नमेंट कंपनी भाई साहब कुछ तो पर्क्स मिलेंगे इसको, तो वही पर्क मिल जाते हैं भाई। आप अपने लेवल पे क्या करो, सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करो, लेकिन आपको कंपलसरी नहीं है कि ये सारे रिकॉर्ड्स क्या करने हैं, मेंटेन करने हैं। आगे बढ़ते हैं, फायदे की बात करी जाए। सबसे पहला फायदा नाम से ही समझ में आ जा रहा है, गवर्नमेंट कंपनी है तो नो बिल पास्ड इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कोई बिल पास करने की जरूरत नहीं है और ये फॉर्म होगा सिंपल सी टेक्निक से, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 से जैसे पास होता था ना, प्रोसीजर ऑफ क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, हमने पढ़ा था ना 4 स्टेज में होता है, वही सेम कहानी यहाँ पे चलेगी। आगे क्या कह रहा है, इट हैज इट्स ओन आइडेंटिटी विच इज सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से ये अलग है। इट हैज प्रॉपर्टीज इन इट्स नेम एंड राइट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉपर्टी खुद खरीद सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे लाइबिलिटी उधार भी ले सकता है ये। अ गवर्नमेंट कंपनी हैज मिनिमम इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। अच्छा, सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस किसमें होता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, उससे थोड़ा सा कम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में, और सबसे कम इंटरफेरेंस जो कहा जाता है, अगेन पेपर की बात है, ठीक है, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, पेपर पे कहने की बात होती है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम होता है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता ही रहता है। कहा जाता है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस इसका रहता है। इट हैज मैक्सिमम ऑटोनॉमी इन एक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, बाकी जितनी भी चीजें आपको डिसीजन लेने सब आप अपने बिहाफ पे लोगे, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगेन गवर्नमेंट ही चुनेगी ना, क्योंकि 51% शेयर्स हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अपनी बात कहवा नहीं लेगी गवर्नमेंट। ठीक है, while the other companies are controlled in same manner or the other by government। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, गवर्नमेंट कंपनीज आर एफिशिएंट इन मैनेजिंग देयर बिजनेसेस एंड हेंस आर मोर अकाउंटेबल एज कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। बाकी सबके कंपैरिजन में ना इनकी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि इनको फीचर ज्यादा मिलते हैं, पावर ज्यादा मिलती है, पर्क्स ज्यादा मिलते हैं, तो इनकी अकाउंटेबिलिटी भी अगेन क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। आगे क्या कह रहा है, दे प्रोवाइड हेल्दी कॉम्पिटिशन टू प्राइवेट सेक्टर। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात कर लेता हूं, आपको पता है अभी कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में, टेलीकॉम इंडस्ट्री में 2 ही प्लेयर्स बचे हैं, 3 प्लेयर मान लो, वीआई, एयरटेल और क्या कहते हैं आपका एसजीओ।
तो इनको कंपटीशन देने के लिए जियो को क्या करा गया, सामने रखा गया। मतलब हर इंडस्ट्री में ना जहां पे भी कहीं पे मोनोपोली बन रही होती है वहां पे गवर्नमेंट एक अपना प्लेयर क्या कर देती है, उनके सामने रख देती है कि इससे हेल्दी कंपटीशन बना रहे, बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस एंड हेल्प इन रिस्ट्रिक्टेड अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस। मतलब मोनोपोली बनाने में क्या करती है, रोक करती है। आगे बढ़ते हैं, डीमेरिट्स की बात करी जाए, क्या डीमेरिट्स है भाई? सबसे पहले डीमेरिट, द गवर्नमेंट कंपनी लूज इट्स ऑटोनॉमी वेयर द गवर्नमेंट इज द ओनली शेयर होल्डर। अगर गवर्नमेंट अकेले शेयर होल्डर है, सारे 100% शेयर्स गवर्नमेंट ने खरीद लिए, भाई साहब डिसीजन लेने की सारी पावर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वही चीज यहां पे मेंशन कर रहा है, द गवर्नमेंट अपॉइंट्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जो मैंने बात कही थी थोड़ी देर पहले कि गवर्नमेंट खुद ही क्या करती है, 51% से ज्यादा शेयर्स हैं, 51% शेयर्स हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना चुनेगी, फ्रीडम खत्म। ठीक है, फिर कह रहा है देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द कंपनी। कहने की बात है भाई साहब कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन जब देखा जाए ऑफ पेपर, ऑन पेपर तो भाई साहब आपको पूरी ऑटोनॉमी दी गई है, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, लेकिन ऑन पेपर की, ऑफ पेपर की बात करी जाए तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा रहता है। आगे बढ़ते हैं, एक बार तीनों के बीच में कंपैरिजन कर लेते हैं, देन अगले टॉपिक पे चलते हैं। जब तो पहले फॉर्मेशन की बात करी जाए तो मिनिस्ट्री से बनता है, ये क्या होता है, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास होता है। इसकी बात करी जाए तो ये कंपनीज एक्ट, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज करके 2013 करो भाई साहब, कंपनीज एक्ट 2013 से होता है। लीगल स्टेटस की बात करी जाए तो भाई साहब नो सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसके पास भी सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसके पास भी सेपरेट लीगल एंटिटी है। फाइनेंसेस की बात करी जाए तो भाई पूरा पैसा कहां से आता है, गवर्नमेंट से आता है, इनको उधार उधार लेने की जरूरत नहीं है। ये क्या होता है, ये इनको पैसा गवर्नमेंट से मिलता है बट वो उधार की फॉर्म में मिलता है, इन्हें चुकाना पड़ता है। और इनकी क्या कहानी है भाई, खुद से अपना पैसा वैसा सब इकट्ठा करते हैं, इनको गवर्नमेंट से उधार उधार लेने की भी सिनेरियो नहीं पड़ती। कंट्रोल की बात करी जाए, ऐसा पूरा कंट्रोल होता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। यहां पे क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा कंट्रोल होता है, बट अगेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो कहां से नॉमिनेट होते हैं भाई साहब, पार्लियामेंट से नॉमिनेट होते हैं, तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहेगा ही रहेगा। यहां पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुने जाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, अब यहां पे खेल क्या होता है, मे इंक्लूड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। यहां पे क्या होता है, मान लो सरकार के पास 51% शेयर्स हैं, तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सरकार की तरफ से चला गया, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्राइवेट सेक्टर से भी आ जाता है, ये कहानी होती है। ऑटोनॉमी की बात करिए, ऑटोनॉमी बोल तो फ्रीडम, ठीक है, एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होता है, इनको नो ऑटोनॉमी है, इनको क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन करने की ऑटोनॉमी है, उससे ज्यादा बड़े फंड वर्ड्स का खेल आता है, वहां पे इनका इंटरफेरेंस नहीं चल पाता है, इनकी फ्रीडम नहीं चल पाती है, वहां पे इन्हें गवर्नमेंट से डिस्कशन करना ही पड़ता है। सम फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, इसमें थोड़ी सी ज्यादा क्या होती है, फ्रीडम होती है। ऑनरशिप की बात करी जाए तो होली कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इसको भी होली कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। लेकिन इसमें क्या होता है, एटलीस्ट 50% शेयर्स ओन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को 50 भी नहीं 51% कर दो, कि 51% शेयर्स किसके पास होने चाहिए, गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। लास्ट क्या कहता है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। भाई सबसे ज्यादा जो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है वो किसकी होती है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की। उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम अकाउंटेबिलिटी किसकी होती है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की। और सबसे कम अकाउंटेबिलिटी तो है, ऐसा नहीं है कि भाई साहब तुम कुछ भी करके निकल जाओ, अकाउंटेबिलिटी तो है, लेकिन इन तीनों में सबसे कम अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट कंपनी की है, सेकंड नंबर पे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आता है, और सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी की बात करी जाए तो हमारा किसका है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है धीरे धीरे, अच्छा इस पे थोड़ा सा हम बाद में डिस्कशन करेंगे कि इसकी क्या कहानी है। उस पे जाने से पहले एक बार हम ग्लोबल एंटरप्राइज के बारे में पढ़ लें, ग्लोबल एंटरप्राइज एंड पीपीपी के बारे में डिस्कशन कर लें, देन दोबारा हम मूव करके क्या करेंगे, ये जो टॉपिक था कि पीएसयूज को क्यों खत्म करा जा रहा है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, देखो सबसे पहले ग्लोबल एंटरप्राइज या जिनको एमएनसीज बोला जाता है, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो क्या होते हैं, ग्लोबल एंटरप्राइज आर ऑल्सो नोन एज मल्टीनेशनल कंपनीज ऑपरेटेड ऑन अ ग्लोबल स्केल, पूरे वर्ल्ड के लेवल पे डील करते हैं, वेयर इन देयर इंडस्ट्रीज एंड मार्केट ऑपरेट्स टेक प्लेस थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्रांच इन वेरियस कंट्रीज। मतलब इनका जो भी ऑपरेशन चलता है, जो भी नेटवर्क, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो ब्रांचेस के थ्रू होती है। एक ब्रांच यहाँ पे खोल देंगे इस कंट्री में, एक ब्रांच यहाँ पे, एक ब्रांच यहाँ पे, ठीक है। दीज कंपनीज कैप्चर द बिगेस्ट शेयर इन द मार्केट एज कंपेयर टू अदर, ठीक है। बाकी जितने भी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनके शेयर्स क्या रहते हैं, कम रहते हैं, और इनके क्या होते हैं, शेयर्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगेन आपको याद ही है भोले चटूरे, ठीक है, भोले चटूरे को क्या बनाना है भाई साहब, एमएनसी बनाना है। अब यहाँ पे कुछ जानी मानी एमएनसीज के नाम देख लेते हैं भाई साहब। एलजी देखा होगा, होम अप्लायंसेस बनाती है। लोरियल, लड़कियों को बहुत पता होगा भाई साहब, इसके प्रोडक्ट शैम्पू वैम्पू पता नहीं क्या आता है। फिएट कार बनाती है भाई साहब। होंडा जो है कार, अगेन सैमसंग का तो क्या ही कहना है यार, फोन, बिल्डिंग, पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं। CNN आई थिंक न्यूज नेटवर्क है शायद, मुझे जहां तक लगता है। नाइकी आपने देखा होगा, स्पोर्ट्स वियर और वो सारी चीजें। पेप्सी तो भाई साहब फेवरेट, पेप्सी एंड कोको कोला, मुकाबला ही नहीं कोई।
ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मोर देन वन कंट्री में क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। अब देखते हैं इनके कुछ फीचर्स। सबसे पहला, भाई साहब ग्लोबल लेवल पे खेलना है, पैसे की दबा की जरूरत पड़ेगी, बड़ा पैसा, ह्यूज फंड यहाँ पे क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, थोड़े मोटे फंड में काम नहीं चलेगा। दूसरी चीज क्या है, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। अब क्या होता है, मैं सारा का सारा काम एक देश में लगा दूं और वो देश मुझे बैन कर दे, रिस्क खत्म, पूरा बिजनेस ही मेरा खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या करा है, अपने पूरे बिजनेस को ना अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग देशों में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। जिससे क्या फायदा होगा, एक देश मुझे बैन करेगा, दूसरे देश में कर लूंगा, तीसरे देश में बैन होगा। मतलब रिस्क को मैं क्या कर दे रहा हूँ, डाइवर्सिफाई कर दे रहा हूँ, डिवाइड कर दे रहा हूँ बहुत सारे पार्ट्स में। अगला क्या कह रहा है, भाई साहब इनके पास पैसा है, दबा के पैसा है, तो टेक्नोलॉजी पे एकदम डील करेंगे। मतलब जो भी क्या कहते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज होती हैं, वो सारी की सारी टेक्नोलॉजीज इनके पास होती हैं, ठीक है, एमएनसीज के पास होती है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी, भाई साहब मार्केटिंग स्ट्रेटजी का तो कोई मुकाबला ही नहीं, ठीक है। ऐसी ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज निकालेंगे ना, बाय वन गेट 5 फ्री, ठीक है। वो पीटर इंग्लैंड देखा होगा आपने, निकालते रहते हैं स्ट्रेटजीज डिफरेंट डिफरेंट। जैसे जियो ने करा था, जियो ने तो भाई साहब खेल ही अलग अलग किया था। स्टार्टिंग में नेट क्या कहते हैं, डेटा फ्री कर दिया था, क्या था, लो हमारी सिम और क्या करो, मस्त डेटा एंजॉय करो। बाद में अब धीरे धीरे प्राइसेस क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है और पैसे रिकवर कर रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट इनोवेशन, अगर ये इनके प्रोडक्ट आउटडेटेड नहीं होते, भाई साहब हमेशा नए नए प्रोडक्ट्स क्या करते रहते हैं, लॉन्च करते रहते हैं। मैकडी का तुमने देखा होगा, पता नहीं क्या क्या, रणवीर सिंह मील, ये वो कोरियन मील वील फलाना ढिकाना, ये क्या करते रहते हैं, लाते रहते हैं। तो ये इसके 4 फीचर्स थे, और देख लेते हैं 2 फीचर्स और हैं। सेंट्रलाइज कंट्रोल, सेंट्रलाइज कंट्रोल का मतलब क्या है भाई साहब, ये ऑपरेट तो पूरे वर्ल्ड में करते हैं, लेकिन इनकी हेड ऑफिस जो होती है वो एक जगह पे कहीं पे ऑपरेटेड होती है। तो उसको क्या बोला जाता है, वहां से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो कहां से लिए जाते हैं, उस हेड ऑफिस से लिए जाते हैं। तो इसका जो कंट्रोल रहता है वो ऑलवेज क्या रहता है, सेंट्रलाइज रहता है। देन ये पूरे इंटरनेशनल मार्केट में, ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या करते हैं, डील करते हैं। तो हमने इसके फीचर्स देख लिए भाई। सबसे पहला फीचर क्या है, बहुत पैसा रहता है, ह्यूज फंड इन्वॉल्व होता है, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, रिस्क को डिवाइड करने का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ बहुत सारी कंपनी में कंट्रीज में ऑपरेट कर जाना। रिस्क को डाइवर्सिफाई करने का ये भी मतलब है कि ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स में क्या करते हैं, डील करते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इनकी बहुत ऊपर है, ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, एक नंबर की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी करते हैं ये लोग, ठीक है। प्रोडक्ट इनोवेशन, अरे वो देखा तुमने डॉली चाय वाला, ठीक है, उसको क्या करा है इन्होंने, बुलाया था ना, बिल गेट्स के साथ कोलैब करा था, तो वो कहानी आ जाती है। इनका प्रोडक्ट क्या रहता है, हमेशा एडवांस रहता है और सेंट्रलाइज इनका कंट्रोल रहता है। और सबसे लास्ट क्या होता है, ये इंटरनेशनल मार्केट में डील करते हैं। आगे देखो, अगली कहानी जो आती है वो आती है ज्वाइंट वेंचर की, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर क्या कहता है, ठीक है, एक अमेगमेशन करके वर्ड भी यूज होता है, एक ज्वाइंट वेंचर भी वर्ड यूज होता है। अभी हमारे सिलेबस में ज्वाइंट वेंचर है, तो हम ज्वाइंट वेंचर की बात पढ़ेंगे। A joint venture is a business when 2 or more independent firms, दो independent business like Idea and Vodafone, दोनों ने क्या करा, एक दूसरे के साथ मर्जर किया। फर्म्स विद अ कॉमन गोल एंड म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब दोनों का बेनिफिट हो रहा है भाई साहब, एक का बेनिफिट नहीं हो रहा, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, कम टुगेदर, एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। दे पूल देयर कैपिटल, अपनी पूरी कैपिटल को क्या कर रहे हैं, एक साथ जोड़ रहे हैं। पूल करने का मतलब जोड़ रहे हैं। कारपूल सुना होगा ना तुमने, दिल्ली में एक वो ऑड इवन करके रूल चला था। तो भाई मेरी ऑड नंबर की कार है, आपकी इवन नंबर की कार है, तो कल मैं आपकी कार से चला जाऊंगा, परसों आप मेरी कार से चले जाना, वो वाला हिसाब होता है। तो पूल का मतलब क्या होता है, जुड़ जाना, ठीक है। पूल देयर कैपिटल मतलब पैसा जोड़ते हैं, टेक्नोलॉजी मिलाते हैं, एंड एक्सपर्टीज टू अचीव देयर सेट टारगेट, ये सारी चीजें मिलाते हैं। जिनमें एक सबसे बेहतरीन नाम तुमने सुना होगा भाई साहब, मारुति कंपनी ऑफ इंडिया, तो इंडिया की कंपनी थी, और सुजुकी एक कंपनी ऑफ जापान थी, दोनों जुड़े क्या हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, ठीक है। आपने बहुत नाम सुनेंगे भाई साहब, हीरो होंडा, पता नहीं कौन कौन सी कंपनीज थी, सारी थी, ठीक है। तुंगभद्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑफ इंडिया और यमहा मोटर्स कंपनी जापान की थी, दोनों मिलकर क्या बन गए, बिरला यमहा लिमिटेड बन गए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्या हुए, जॉइंट वेंचर्स हुए थे। अब जॉइंट वेंचर के क्या फायदे होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, देखो सबसे पहला, इंक्रीज इन रिसोर्सेज। अब जैसे देखो, होंडा और हीरो का मैं एग्जांपल ले लेता हूं। हीरो लाइक अपनी मैन्युफैक्चरिंग में एकदम बहुत बढ़िया था, और होंडा अपनी टेक्नोलॉजी, इंजन की रिलायबिलिटी में बहुत बढ़िया था। दोनों ने मिलकर काम किया भाई, एक को इधर से क्या मिल गई, टेक्नोलॉजी मिल गई, क्या कहते हैं, इंजन की रिलायबिलिटी मिल गई, और दूसरे को क्या फायदा मिला, दूसरे को फायदा मिला भाई साहब मैन्युफैक्चरिंग का। तो दोनों के क्या बन गए, फायदे मिल गए। तो यही कह रहा है कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जैसे मारुति सुजुकी की बात करी जाए, तो मारुति ने क्या करा, अपने लेबर्स वेबर्स रिसोर्सेज, जमीने मम्मी ने प्रोवाइड कराई, सुजुकी ने क्या करा, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई, दोनों ने मिलकर बढ़िया काम किया। तो इस चीज को क्या बोला जाता है, इंक्रीज इन रिसोर्सेज। दूसरा क्या है, मार्केट एक्सपेंशन। अब जैसे मुझे इंडिया में घुसना है, तो इंडिया में घुसने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, किसी लोकल प्लेयर के साथ कोलैब करके उसके साथ बिजनेस स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरी मार्केट भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इनोवेशन, भाई साहब नई नई टेक्नोलॉजीज मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। अब जैसे इंडिया की कोई प्लेयर है तो उसको नई टेक्नोलॉजी बाहर से मिल जाएगी, और वो प्लेयर है उसको भी कभी इंडिया की तरफ से क्या हो सकता है, नई टेक्नोलॉजीज देखने को मिल सकती हैं।
तो यहाँ पे इनोवेशन होते रहते हैं भाई साहब, न्यू इनोवेशन देखने को मिलते हैं। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब यहाँ पे क्या होता है, अगर मुझे इंडिया में आके ठीक है सीधा अपना बिजनेस जमाना हो तो मुझे पहले जमीन खरीदनी पड़ेगी, मशीनरीज खरीदनी पड़ेगी, लेबर्स इकट्ठा करने पड़ेंगे, मतलब मेहनत ही मेहनत। लेकिन मैं इसी इंडिया के किसी कंपनी से कोलैब कर लूं तो मुझे ये सारा फालतू का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा, गुडविल इंक्रीज हो जाती है, दो बड़ी बड़ी कंपनी जब जुड़ती हैं और ज्यादा भरोसा हो जाता है लोगों को, भाई क्या बात है कंपनी जुड़ गई है, ठीक है, तो इनकी गुडविल क्या हो जाती है, इनकी मार्केट वैल्यू, इनकी इज्जत जो होती है मार्केट में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा, सबसे लास्ट वही इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, सेम गोज विद एडवांस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भाई अपने एकदम पीक पे चली जाती है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है, इसके बाद हम जाके वो थोड़ा सा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है कि क्यों पीएसयूज का कुछ खेल है उसको समझेंगे। लास्ट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन बहुत बार देखा है मैंने, तो इसको प्लीज वीवीआईपी मार्क कर दीजिए इस चैप्टर में, इससे तो क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। इसका नाम क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आपने देखा होगा ना, सरकार क्या करती है, टेंडर निकालती है, लोग आते हैं, बोली लगाते हैं, बोली लगा के क्या करते हैं, जमीन वमीन का ठेका लेते हैं, ठेका लेने के बाद जमीन प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर करके सरकार को दिखाते हैं, सरकार की तरफ से इंजीनियर आता है, देखता है, कहता है जमीन अच्छी है, सॉरी सड़क अच्छी है, अच्छी बनी है, फिर सरकार क्या कर देती है, पैसे अप्रूव कर देती है। बस इसी मॉडल को क्या बोला जाता है, पीपीपी मॉडल बोला जाता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप is an agreement between public sector enterprise and private party wherein the skills and assets of both are shared so as the deliver a service to the public of the country। ठीक है, कंट्री की जो पब्लिक है उनको क्या मिल जाता है, बढ़िया चीजें मिल जाती हैं। लाइक प्राइवेट सेक्टर के पास आपको पता है हमेशा से टेक्नोलॉजी, एफिशिएंसी, ये सारी चीजें हैं, और गवर्नमेंट कहती है यार मैं पैसा लगाऊंगी, लोग खा जाएंगे, बर्बाद कर जाएंगे, ये वो, इससे बढ़िया क्या करो प्राइवेट सेक्टर से बनवा लो और बाद में जब अप्रूव हो जाएगा पैसा दे देंगे। लाइक एक अटल सेतु बना है मुंबई के पास, मुंबई में वो बना है, बड़ा सा ब्रिज बना है, वो पूरा का पूरा ब्रिज किसकी तरफ से बना है भाई साहब, अगेन प्राइवेट सेक्टर की वजह से। जब पूरा पूरा हो गया तो उनको बोला गया कि भाई टैक्स कलेक्ट करके, टोल कलेक्ट करके आप यहाँ पे क्या कर देना, अपना जो भी पैसा आपने लगाया वो रिकवर कर लो। अब टोल से बात आ रही है तो एक बात और कर लेते हैं। लाइक दिल्ली से जयपुर का एक हाईवे है, गड्ढे 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 भरे पड़े हैं, लेकिन उस पर टोल कलेक्ट हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ टोल कलेक्ट क्यों हो रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो आओ इसके फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला फीचर क्या होता है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों डिसाइड करते हैं कि भाई इतना शेयर तुम्हारा रहेगा, इतना शेयर मेरा रहेगा। कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विस, अब यहां पे क्या होता है, इस मॉडल में जब भी हम कोई भी सर्विस यूज कर रहे होते हैं, लाइक नया रोड यूज कर रहे हैं, ठीक है, रोड को यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है भाई साहब, पैसा देना पड़ता है। तो वही सेम चीज यहां पे कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज इज यूजुअली पेड बाय सर्विस यूजर एंड नॉट बाय टैक्स पेयर्स। ये टैक्स पेयर्स द्वारा नहीं पे किया जाता। जो भी रोड बनती है ना, वो सारा क्या होता है, उसका जो भी पैसा रिकवर करा जाता है वो किसके जेब से होता है, जो उस पर जा रहा होता है, ठीक है, ना कि टैक्स पेयर्स से करा जाता है। देन उसके बाद कह रहा है प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडीज। इसका मतलब क्या है, कैपिटल सब्सिडीज इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ वन टाइम ग्रांट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी पैसा इन्होंने लगाया है, अगर मान लो सर्विस वाला मोटिव नहीं है, ठीक है, सर्विस वाला मोटिव नहीं है कि भाई आप टोल लगाओ मस्त दबा के पैसा कलेक्ट करते रहो, तो उस टाइम में वन टाइम ग्रांट के रूप में सरकार इनको क्या दे देती है, पैसा प्रोवाइड कर देती है। आगे क्या कह रहा है, सूटेबिलिटी, ये कहां पे सूटेबल होता है भाई, जहां पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है और उसको प्रायोरिटी दी गई है कि इस प्रोजेक्ट को जल्दी खत्म करना है, तो उस केस में ये मॉडल क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। और इसमें कई बार रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल भी चलता है। लाइक अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो यहां से, तो 50 रुपए जाएंगे गवर्नमेंट को और 50 रुपए किसको जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर को। ये वाला सिनेरियो भी चलता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं भाई साहब, पीपीपी बोलते हैं। एंड इसके साथ ये टॉपिक खत्म हो गया, जो टॉपिक हम छोड़ के आए थे, एक बार जल्दी से इसको खत्म करते हैं। कह रहा है गवर्नमेंट पॉलिसीज टुवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर सिंस 1991। आपने पढ़ा होगा 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, जिसमें क्या करा गया था, एक पॉलिसी लाई गई थी एलपीजी। एलपीजी बोले तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यही ना, अबे नहीं यार, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसका सिनेरियो चला था। ठीक है, तो क्या हुआ था, द गवर्नमेंट अडॉप्टेड न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। मेजर एलिमेंट ऑफ दिस पॉलिसीज, क्या मेजर एलिमेंट थे भाई, सबसे पहला मेजर एलिमेंट क्या था, रिस्ट्रक्चर एंड रिव्यू पोटेंशियल वाइबल प्राइवेट पब्लिक सेक्टर। जो बढ़िया पब्लिक सेक्टर, पहले क्या होता था, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स होते थे, उनको ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया था, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। तो सरकार ने सबको पहचाना और देखा कि जो बढ़िया है उनको तो क्या कर दो, चलने दो, जहां से प्रॉफिट आ रहा है, और जो बढ़िया नहीं काम कर रहे हैं उनको क्या कर दो, प्राइवेटाइज कर दो। शटिंग डाउन पीएसयूज व्हिच कैन नॉट बी रिवाइव, जो रिवाइव नहीं हो सकते भाई साहब, उनको क्या करो, खत्म कर दो। ठीक है,
उसके बाद क्या कह रहा है, ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट इक्विटी इन ऑल नॉन स्ट्रेटजीज PSUs टू 26% लोअर इन इफ नेसेसरी। ठीक है, मतलब जो नेसेसरी नहीं है, जो क्या कहते हैं, जो उतने स्ट्रेटेजिक नहीं है, हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनमें शेयर सरकार अपने क्या करना स्टार्ट कर रही थी, बेचना स्टार्ट कर दे रही थी। और लास्ट क्या कर रही थी, प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स फुल्ली। ठीक है, अच्छा यहां पे ना एक चीज साइन होती थी जिसे बोला जाता था MOU। MOU आपने MOA तो पढ़ा है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बट यहां पे क्या होता था, जब भी प्राइवेट क्या होता था, ट्रांसफर होता था, वहां पे MOU साइन होता था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या होता था, कुछ एग्रीमेंट्स बनाए जाते थे, भाई इतने साल तक आप अपने एम्प्लॉइज को क्या कर सकते हो, जॉब से नहीं निकाल सकते। लाइक अभी हुआ है ना, एयर इंडिया जो थी पहले गवर्नमेंट कंपनी थी, फिर इसको ट्रांसफर करा गया टाटा ग्रुप्स में। टाटा ग्रुप भी सर पकड़ के बैठ गया हुआ है, रस क्यों ट्रांसफर किया, ये क्या कहते हैं, जो प्लान क्रैश हुआ उसके पहले ही कर देते, उसके बाद करते ट्रांसफर। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि सरकार ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रखा था कि आप 5 साल तक हमारे किसी भी एम्प्लॉय को निकाल नहीं सकते। ठीक है, अब निकाल नहीं सकते, क्या इसका ये मतलब नहीं है भाई तांडव मचाने लग जाएंगे एम्प्लॉय। अगर कोई क्या कहते हैं सेंसिटिव क्या कहते हैं उनके ऊपर एलिगेशन होगी, खतरनाक एलिगेशन होगी, तो उस केस में निकाल सकते हैं। तो यहां पे क्या करा सरकार ने, कुछ स्टेप्स परफॉर्म करे। लाइक सबसे पहला क्या करा, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व बाय पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के लिए अब सरकार ने मात्र कितनी इंडस्ट्रीज रखी हैं भाई साहब, 3 इंडस्ट्रीज रखी हैं। कौन सी, सबसे पहला एटॉमिक एनर्जी, दूसरा आर्म्स एंड वेपन्स, और तीसरा रेल ट्रांसपोर्ट। और बाकी सारी चीजें क्या कर दी गई हैं, प्राइवेटाइज कर दी गई हैं, कोई भी आके इनमें अपना बिजनेस चला सकता है। दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार को लगा कि जो सेक्टर्स मेरे से नहीं संभल रहे हैं उनके शेयर सरकार ने क्या कर दिए, बेचना स्टार्ट कर दिए। तो दूसरी चीज क्या करी सरकार ने, डिसइन्वेस्टमेंट करी। तीसरी चीज सिक PSUs, ठीक है, एंड प्राइवेट सेक्टर, जो भी सिक PSUs से गंदा परफॉर्म कर रहे थे उनको प्राइवेट लोगों को भेज दिया गया, भाई ले जाओ इसे, तैसे भी तैसे करके तुम चलाओ। और लास्ट क्या हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी गई, जिसके बारे में हमने बात ही कर दी है कि इसमें सरकार क्या करती है, उनको फ्रीडम वीडम सारी चीजें दे देती है, और साथ में मेंशन करती है कुछ कंडीशंस की, भाई ये चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी मेरे एम्प्लॉइज के साथ। ठीक है, एंड इसी के साथ ये पूरा चैप्टर क्या हो चुका है भाई साहब, फिनिश हो चुका है। इस चैप्टर के बाद अगला चैप्टर जो हम करेंगे वो बिजनेस सर्विसेज करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, और यहां तक पहुंच चुके हो भाई साहब तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, जो भी डाउट्स आ रहे कमेंट कर दो। ठीक है, कमेंट्स को भी रिजॉल्व करा जाएगा। और इस चैप्टर से पहले के चैप्टर्स अगर देख रहे हैं तो उनकी भी वीडियोस आपको क्या है, इस यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ठीक है, इस चैनल पे पड़ी हुई हैं। और अगला वन शॉट बिजनेस सर्विसेज का है। बस आज के लिए इतना ही।